नमस्कार, मैं रवीश कुमार। जिस देश की नेट एफडीआई गिरती जा रही है, उस देश को एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन में करोड़ों रुपए खर्च करने चाहिए। अव्वल तो यही पता नहीं कि आंध्र प्रदेश के भोगपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन के लिए कितने पैसे खर्च हुए हैं। सरकार ने अपनी तरफ से बताया नहीं और मीडिया ने पूछा नहीं। इसी सरकार ने राज्यसभा में बताया है कि 2025-26 में नेट एफडीआई 6 अरब डॉलर के आसपास है, जो कि बहुत कम है। 22-23 में भारत की नेट एफडीआई 27.99 बिलियन डॉलर थी, जो 24-25 में घटकर 1 बिलियन डॉलर से भी कम हो गई। 97% की गिरावट आ गई है। लेकिन इस शाही उद्घाटन का नजारा देखिए, लगेगा भारत के पास इतना पैसा जमा हो गया है कि उसे खर्च करने के लिए इस तरह के कार्यक्रमों में फूंक देना बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम के लिए आंध्र प्रदेश में जो कुछ हुआ, उस पर सवाल जरूरी है। जिस समय युवा प्रधानमंत्री की हर बात को चैलेंज कर रहे हैं, उसी समय हजारों छात्राओं को उनके सामने भीड़ की तरह पेश किया जा रहा है, ताकि उन्हें लोकप्रिय नेता के रूप में दिखाया जा सके। जो देश एक परीक्षा तक ठीक से नहीं करा पाता, उस देश को एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन में इतना पैसा क्यों बहाना चाहिए? वह भी तब जब भारत का कोई भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया की टॉप 25 इंटरनेशनल एयरपोर्ट में नहीं आता है। क्या आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो से लेकर अनगिनत सरकारी उद्घाटनों और कार्यक्रमों की भव्यता पर केंद्र और राज्य सरकारों के कितने हजार करोड़ रुपए अभी तक खर्च हो गए होंगे? प्रधानमंत्री मोदी का सरकारी कार्यक्रम सादा क्यों नहीं हो सकता? क्या हर बार जरूरी है कि हजारों लोग बुलाए जाएं, बसें लगाई जाएं, करोड़ों रुपया पानी में बहा दिया जाए? आम जनता के बैंक में मिनिमम बैलेंस नहीं होता तो बैंक तुरंत फाइन काट लेते हैं। 5 साल में मिनिमम बैलेंस नहीं रखने वाली गरीब जनता के खाते से 25,000 करोड़ से अधिक की राशि काट ली गई। लेकिन आपको यह नहीं बताया जा रहा कि प्रधानमंत्री मोदी के उद्घाटन और शिलान्यास जैसे सरकारी कार्यक्रमों की भव्यता पर उसी जनता के कितने हजार करोड़ रुपए फूंक दिए गए। तिमसा आंध्र प्रदेश के जनजातीय समुदाय का पारंपरिक नृत्य है। इस समुदाय की अपनी जरूरतें क्या हैं, समस्याएं क्या हैं, इसका कुछ अता पता नहीं। इनके रहने के इलाके में अस्पताल और स्कूल कैसे हैं मालूम नहीं। लेकिन परंपरा के नाम पर 13,500 छात्राओं को लगातार अभ्यास करवाया गया होगा, ताकि प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम भव्य हो और यह कार्यक्रम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो जाए। इन सभी को ट्रेनिंग देने के लिए, प्रैक्टिस देने के लिए क्या हर बार एयरपोर्ट के पास वाली जगह लाया गया या इनके स्कूलों में ही प्रैक्टिस का इंतजाम हुआ? ऐसी एक भी जानकारी आपके पास नहीं। बस वीडियो है जिसमें हजारों छात्राएं एक साथ डांस करती हुई दिखती हैं। ये सभी 8वीं, 9वीं और 10वीं की छात्राएं हैं। हजारों छात्राओं की ट्रेनिंग छुपा कर नहीं हो सकती। सरकार बताए कि इनकी तैयारी के लिए कितने दिनों तक पढ़ाई छुड़वा दी गई। पार्वतीपुरम मान्यम जिला भोगपुरा एयरपोर्ट से 140 किलोमीटर दूर है। 3 घंटे एक तरफ से लगे होंगे। जाहिर है पढ़ाई पर असर पड़ा होगा। जो भी छात्रा 3 घंटे दूरी कर आई होगी, उसके रहने खाने का खर्चा भी अलग से हुआ होगा। प्रधानमंत्री मोदी के आने के कई घंटे पहले से उन्हें इंतजार भी करना पड़ा होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का शानदार प्रदर्शन है। लेकिन क्या यह सब पढ़ाई की कीमत पर होनी चाहिए? इन छात्राओं की स्कूली पढ़ाई से ज्यादा एक विदेशी प्राइवेट कंपनी का सर्टिफिकेट कैसे महत्वपूर्ण हो सकता है? 50-50 छात्राओं के 433 समूह बनाए गए। कार्यक्रम तक लाने के लिए 3000 बसें लगाई गईं। इन बसों के लाने ले जाने का भी खर्चा है। 13,500 छात्राओं के गुलाबी ड्रेस और हरी पट्टी के लिए भी पैसे लगे होंगे। इसका जवाब क्या है? क्या इन हजारों छात्राओं को कुछ पैसे भी दिए गए? यह सवाल इसलिए भी क्योंकि 2023 में असम में बिहू को लेकर इसी तरह कार्यक्रम हुआ। तब उसमें भाग लेने वाले हर किसी को 25,000 रुपए दिए गए थे। बाकायदा असम सरकार ने इसकी घोषणा की थी।
यही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम से पहले आंध्र प्रदेश के स्पेशल चीफ सेक्रेटरी एमटी कृष्ण बाबू और कलेक्टर राम सुंदर रेड्डी के सामने 5000 छात्राओं की प्रैक्टिस हुई थी। इस पर खर्चा हुआ होगा, वो खर्चा कितना था इसका भी हिसाब नहीं। भारत की शिक्षा बजट का हाल देखिए, लगेगा भारत के पास शिक्षा के लिए पैसे ही नहीं, मगर उसी भारत में हजारों स्कूली छात्राओं को गिनीज बुक और प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के नाम पर नृत्य के लिए लाया जाता है। करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं और किसी को परवाह नहीं। 2013-14 में भारत की शिक्षा का बजट कुल बजट का 4.6% था, जो 2025-26 में घटकर 2.5% हो गया। 10 साल में 93,000 से अधिक स्कूल बंद कर दिए गए या उनका विलय हो गया और 10 साल में 2.25 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हो गए। उस देश के स्कूली बच्चियों पर खर्च करने के लिए पैसा नहीं, मगर इनके सामूहिक नृत्य के लिए सरकार ने पानी की तरह पैसा बहा दिया। 15 नवंबर 2021 को मध्य प्रदेश के भोपाल के जाम्बोरी मैदान में भी आंध्र प्रदेश की तरफ भव्य कार्यक्रम हुआ। बिरसा मुंडा की जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस के लिए प्रदेश भर से आदिवासी समाज के लोगों को भोपाल लाया गया। प्रधानमंत्री मोदी केवल 4 घंटे के लिए भोपाल आए और 23 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इसमें से 13 करोड़ आदिवासी समाज के लोगों को भोपाल लाने के लिए खर्च हुए। इसी प्रदेश से खबरें आती हैं, गर्भवती महिलाओं को अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस तक नहीं मिलता। जनता भी नहीं पूछ रही कि इतने पैसे में 2-3 जिले के कितने अस्पताल बेहतर हो सकते थे, ना मीडिया पूछता है। 2014 से भारत में एक बड़ा बदलाव आया है। शिलान्यास से लेकर उद्घाटन के कार्यक्रमों को विशालकाय, भव्य और आलीशान बनाया जाने लगा है। तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के समय सरकारी कार्यक्रम इस तरह भव्य और खर्चीले नहीं हुआ करते थे। उनकी सरकार के समय दूसरे मंत्रियों को भी उद्घाटन करने का मौका मिलता था, जिससे खर्चा बच जाता था। अगर कभी सीएजी ने प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रमों पर हुए खर्चों का हिसाब पता करने की हिम्मत की, तब शायद यह जानकारी आ सके कि जनता का पैसा किस तरह फूंक दिया गया। देखने में यह सरकारी कार्यक्रम की तरह लगता है, मगर होता राजनीतिक ही है, राजनीतिक भी है। पत्रकार सुहासिनी हैदर ने इस वैन की बात की है जिस पर प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नायडू सवार हैं। जिस वैन पर सवाल है उसके गुजरने के लिए बीच में रास्ता बना है। दोनों तरफ हजारों छात्राएं नृत्य कर रही हैं। दर्शक कहां हैं? अगर हैं तो दिख क्यों नहीं रहे? यही नहीं, आप इस वैन के अगले हिस्से को देखिए। यहां बीजेपी, टीडीपी और पवन कल्याण की पार्टी जन सेना पार्टी का निशान है। अशोक स्तंभ की जगह बीच में होनी चाहिए, उसे किनारे कर दिया गया है। राजनीतिक पार्टियों के झंडे लगाकर सरकार का पैसा खर्च हो रहा है और कोई पूछने वाला नहीं। प्रधानमंत्री मोदी के यूट्यूब चैनल पर इस डांस का करीब 1.5 मिनट का वीडियो है। इस वीडियो में जनता कहीं नहीं दिखाई देती है, केवल एक वैन गुजर रही है और प्रधानमंत्री के लिए कार्यक्रम का आयोजन लगता है। इतना पैसा बहाकर सिर्फ 2-4 लोगों के लिए क्या यह आयोजन किया गया? क्या यह सब अजीब नहीं? लोग यह भी सवाल उठा रहे हैं कि लोक नृत्य पारंपरिक रूप से छोटी सभाओं में किए जाते हैं। सीमित लोग एक साथ आकर खुशी के मौके पर नृत्य में हिस्सा लेते हैं। क्या इस तरह के आयोजन परंपराओं के बुनियादी चरित्र से छेड़खानी नहीं कर रहे? कोई तो एक ऑडिट होनी चाहिए कि गिनीज बुक में नाम आने से, रिकॉर्ड बन जाने से दरअसल होता क्या है। रिकॉर्ड में आने के बाद क्या निवेश बढ़ जाता है? गिनीज बुक एक प्राइवेट फॉर प्रॉफिट संस्था है, लाभ कमाने वाली संस्था। इसमें नाम दर्ज कराने के लिए इस संस्था को आप पैसे दे सकते हैं, फीस जमा कर बुला सकते हैं। गिनीज की वेबसाइट पर लिखा है, अगर आप विशाल जन भागीदारी के मामले में रिकॉर्ड बनाने का प्रयास कर रहे हैं तो हमारे कंसल्टेंसी विभाग से संपर्क कीजिए और वहां लिखा मिलेगा, प्रचार या कमर्शियल उद्देश्यों के लिए अगर कोई रिकॉर्ड तोड़ना चाहता है तो पैसे देकर हमारी सेवाएं ले सकता है। पैसे देकर गिनीज की टीम को बुलाया जाता है और उनके सामने रिकॉर्ड बनाने के पैसे बहाए जाते हैं। इससे तो गिनीज का ही धंधा फल फूल रहा है। हमने 1 अगस्त के अंग्रेजी के 3-4 अखबार देखे, उनमें से किसी के भी पहले पन्ने पर इस कार्यक्रम का फोटो तक नहीं था। अपने ही देश में इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को कोई पूछ नहीं रहा।
मीडिया भी ऐसे रिकॉर्ड को अब भाव नहीं देता, ना इस पर कहीं चर्चा होती है। तो इसका मतलब क्या है? यह सवाल करना चाहिए कि भारत सरकार गिनीज बुक के पीछे इतना क्यों भाग रही है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं अपनी मान्यता के लिए पश्चिम की संस्थाओं की तरफ मत देखो, दूसरी तरफ गिनीज बुक को गरीब जनता के पैसे देकर रिकॉर्ड बनवाए जा रहे हैं ताकि उसी जनता को दिखाया जा सके, देखो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से हमने मान्यता खरीद ली है। जनता का पैसा फूंक कर रिकॉर्ड बनवाया जा रहा है। 31 अक्टूबर 2025 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स खिताब हासिल किए। यह सूचना जारी की गई पीआईबी की तरफ से। रिकॉर्ड क्या है? एक रिकॉर्ड है 1 महीने में पंजीकरण का, दूसरा रिकॉर्ड है 1 सप्ताह में स्तन कैंसर की ऑनलाइन स्क्रीनिंग के लिए साइन अप करने का, और तीसरा महत्वपूर्ण संकेतों की ऑनलाइन स्क्रीनिंग के लिए साइन अप करने का है। पंजीकरण और साइन अप का रिकॉर्ड लेकर आप क्या करेंगे? क्या यह सब फालतू काम नहीं? इसी तरह उड़ान योजना के तहत 663 हवाई रूट ऑपरेशन में लाए गए, बड़ी बड़ी बातें हुई, लेकिन 50% रूट बंद कर दिए गए। यूपी में कुशीनगर, आजमगढ़, अलीगढ़, चित्रकूट, श्रावस्ती और मुरादाबाद का एयरपोर्ट बंद हो गया। हाल ही में एक रिपोर्ट आई कि खजुराहो के एयरपोर्ट को कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन में सबसे ऊंची रैंकिंग दी गई। आमतौर पर ज्यादा ट्रैफिक हैंडल करने वाले हवाई अड्डों को ऐसा खिताब मिलता है, लेकिन जुलाई महीने में खजुराहो के एयरपोर्ट से एक भी कमर्शियल उड़ान नहीं थी, ना ही कोई फ्लाइट लैंड की। इस तरह का फर्जीवाड़ा इस देश में चल रहा है और आम जनता का पैसा बहाया जा रहा है। 20 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन करने के लिए गए। उसके अगले साल यूपी में चुनाव होने थे। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गए तो जाहिर है उद्घाटन पर काफी पैसा खर्च हुआ। इस एयरपोर्ट के निर्माण में 327 करोड़ की लागत बताई गई। इतना पैसा खर्च हुआ, फिर भी नवंबर 2023 के बाद से एयरपोर्ट बंद है। चुनाव से पहले जनता को एयरपोर्ट दिखाकर हवाई जहाज उतारकर सपना दिखाया जाता है कि विकास आ गया, फिर चुनाव के बाद एयरपोर्ट बंद हो जाता है। बंद होने के बाद भी एयरपोर्ट के रखरखाव में करोड़ों का खर्चा होता रहता है। आरटीआई के जरिए इंडिया टुडे के अशोक उपाध्याय ने यह रिपोर्ट की थी। कोई जवाबदेही नहीं। चुनाव देखते हुए एयरपोर्ट बनाए गए या वाकई वहां इतनी मांग थी इसलिए बनाए गए? पब्लिक को चाहिए अस्पताल, अच्छा कॉलेज, दे दिया जाता है एयरपोर्ट और बनाकर बंद कर दिया जाता है। भारत जैसे देश में ऐसी किसी भी योजना का रिकॉर्ड आराम से बन सकता है। परीक्षा पर चर्चा भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। अगस्त 2025 में इसके लिए 3.53 करोड़ रजिस्ट्रेशन हुए। 1 महीने में इतना पंजीकरण हो गया तो विश्व रिकॉर्ड बन गया। क्या आपको इसमें बेतुकापन नजर नहीं आता? हमारे जीवन को बनाने के लिए शिक्षा एक माध्यम है, और हम शिक्षा सही करते हैं, गलत करते हैं तो बार बार हम अपने एग्जाम करते हैं। तो ये जो एग्जाम है वो हमें अपने आप को एग्जामिन करने के लिए एग्जाम है। अल्टीमेट गोल एग्जाम के नंबर नहीं हो सकता है। अल्टीमेट गोल संपूर्ण जीवन के विकास का होना चाहिए। भारत के सारे छात्रों से एक दिन में पंजीकरण करवा लीजिए। 1 महीना क्यों? पंजीकरण का रिकॉर्ड तुरंत बन जाएगा। जिस देश में एक परीक्षा ठीक से नहीं हो पा रही, उस देश में परीक्षा पे चर्चा में पंजीकरण के रिकॉर्ड का कुछ भी मतलब है? हिंदी में या स्पेनिश में कुछ भी मतलब है? इसी रिकॉर्ड के 1 साल से कम समय में जंतर मंतर पर भारत के युवा शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर पुलिस की लाठियां खाने लगे, अनशन पर बैठ गए। जिस दौर में युवा अच्छी शिक्षा और भरोसेमंद परीक्षा की बात कर रहे हैं, उस समय आप परीक्षा पर चर्चा के लिए पंजीकरण का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनवा रहे हैं। यह हंसने का विषय नहीं, सर पीट लेने का मामला है। आखिर इस काम के लिए गिनीज बुक को कितने पैसे दिए गए? उस पैसे से कितने ही छात्रों का विदेशों में पढ़ने का खर्चा दिया जा सकता था? पंजीकरण के मामले में रिकॉर्ड बन रहे हैं, तब फिर आरएसएस से पंजीकरण के लिए क्यों नहीं कहा जाता? प्रधानमंत्री मोदी ने बिना गिनीज की मान्यता के ही आरएसएस को लाल किले की प्राचीर से दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ कह दिया। जो काम प्रधानमंत्री मोदी फ्री में कर सकते हैं,
उसके लिए उन्होंने परीक्षा पर चर्चा में पंजीकरण का विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड को कितने पैसे दिए, क्यों दिए गए। उम्मीद है आपने हमारा यह वीडियो देखा होगा जिसमें हमने आरएसएस की संस्थाओं की संख्या और आरएसएस के रजिस्ट्रेशन पर बात की थी। विश्व की सबसे बड़ी संस्था का दावा करने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड को पैसे क्यों दिए जा रहे हैं। भारत में कितने ही ऐसे मार्केट हैं, कॉलोनी हैं, जो फ्री में खुद को एशिया की सबसे बड़ी मंडी से लेकर कॉलोनी का दावा करती हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तब फिर भारत सरकार पैसे क्यों दे रही है। डू यू गेट माई पॉइंट। हम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का क्या कर रहे हैं, अचार डाल रहे हैं या पैसे बर्बाद कर रहे हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि पश्चिम बंगाल के एक शहर में उन 27 लाख लोगों को जमा कर दिया जाता और दुनिया को बताया जाता कि इन सभी के वोट के अधिकार छीन लिए गए, तो क्या आप उस रिकॉर्ड से सीना चौड़ा कर पाते हैं। जब बिहार में एसआईआर के दौरान 65 लाख वोटर के नाम कटे, तब योगेंद्र यादव ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि दुनिया के इतिहास में कभी भी कहीं भी इस तादाद में वोटर के नाम मतदाता सूची से नहीं काटे गए हैं। यह भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए किया गया था। अप्रैल 2023 में असम में बिहू का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। 11,300 लोगों ने बिहू नृत्य किया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार उस कार्यक्रम की लागत 100 करोड़ थी और तैयारी में 1 महीना लगा। हर प्रतिभागी को 25,000 रुपए दिए गए। इस कार्यक्रम के 2 साल हो गए। आप बताइए इससे बिहू नृत्य का कितना भला हुआ। बाद में इस मामले में आरटीआई फाइल हुई तो पता चला सरकार ने रिकॉर्ड बनवाने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड को 1.6 करोड़ का भुगतान किया। इसी तरह असम में फरवरी 2025 में एक और कार्यक्रम होता है। गुवाहाटी के सरुसजाई स्टेडियम में चाय बागान के 8,888 मजदूरों ने झूमुर नाच किया। उन्हीं चाय बागानों के मजदूरों के हाल पर कोई रिपोर्ट तक नहीं आती, मगर उनके नृत्य के भव्य कार्यक्रम पेश कर बड़े बड़े दावे किए गए। झूमुर नृत्य के कार्यक्रम के लिए करीब 1.5 महीने की ट्रेनिंग हुई, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि आंध्र प्रदेश के कार्यक्रम के लिए कितना समय लगा होगा। जब यह कार्यक्रम पेश हो रहा था तब प्रधानमंत्री मोदी के साथ विदेश मंत्री भी थे, क्योंकि उस दिन 60 देशों के राजदूत यहां थे। अगले दिन असम में निवेश का कार्यक्रम था। बड़े बड़े दावे किए गए कि असम में निवेश आएगा। पहले वाले क्रेडिट के भूखे थे, इसलिए नॉर्थ ईस्ट उन्हें दूर लगता था। एक परायेपन का भाव उन्होंने पैदा कर दिया था। हम तो सेवा भाव से, आपके सेवक होने की भावना से, समर्पण भाव से आपकी सेवा करते रहते हैं। इसलिए नॉर्थ ईस्ट हमें दूर भी नहीं लगता और अपनेपन का भाव भी कभी भी कम नहीं होता है। असम तो छोड़िए, भारत में ही विदेशी निवेश घट गया है। विदेशी निवेशक भारत के शेयर बाजार से अपना पैसा निकाल कर ले जा रहे हैं। आप इस पर भी दिमाग लगाइए। सांस्कृतिक कार्यक्रम को देखकर विदेशी निवेश आता है या मैन्युफैक्चरिंग में प्रोडक्ट की कामयाबी देखकर विदेशी निवेश आता है। जनता के पास अपना कोई सपना नहीं, गर्व करने के लिए भव्य कार्यक्रम ठेले जा रहे हैं। यह जानकर कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर कोई सवाल नहीं उठा सकता, उठाएगा तो परंपरा विरोधी और आस्था विरोधी बता दिया जाएगा। लेकिन आप ऐसे कार्यक्रमों को स्क्रॉल कर आगे बढ़ जाते हैं और भूल भी जाते हैं। सरकार जनता को पैसे देती है तो 100 तरह की चेकिंग करती है, लेकिन सरकार जनता के पैसे उड़ाती है तो कुछ भी नहीं बताती। अब दिल्ली भाजपा ने भी यहां की बहनों को हर महीने 2,500 रुपये जमा करने की गारंटी दे दी है। ये गारंटी पूरी होगी, ये मोदी की गारंटी है। दिल्ली में 2025 के चुनाव में बीजेपी ने वादा किया कि महिलाओं को 2,500 रुपए देंगे। तब अपने वादे में बीजेपी ने केवल यही कहा कि महिला समृद्धि योजना के तहत सभी गरीब महिलाओं को पैसे मिलेंगे। वादे के मुताबिक 8 मार्च 2025 से ही किस्त मिल जानी थी, मगर 8 मार्च 2026 में निकल गया
और अभी तक प्रक्रिया ही तय हो रही है, आवेदन लेना शुरू हुआ है। इंडियन एक्सप्रेस की सोफिया मैथ्यू की रिपोर्ट का जिक्र इस संदर्भ में जरूरी है। जो महिलाएं आवेदन करेंगी उनकी कई स्तरों पर स्क्रीनिंग होगी, उनके आवेदन पर विचार होगा जिसे विधायक और सांसद मंजूर करेंगे। उसके बाद उनका आवेदन डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट जाएगा, डिस्ट्रिक्ट विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफिसर के पास जाएगा, फिर जिला स्तर पर एक निगरानी कमेटी है वो मंजूरी देगी और फिर शिकायत निवारण कमेटी के पास भी भेजा जाएगा, तब जाकर पैसा मिलेगा। यही नहीं, जिन महिलाओं के 3 बच्चे हैं, जिनके घर में 2400 यूनिट से ज्यादा बिजली खर्च होगी, जिन परिवारों की सालाना आमदनी 2.5 लाख से अधिक होगी, उन्हें 2,500 रुपए महीने का नहीं मिलेगा। मतलब 2,500 रुपए के लिए इतनी शर्तें हैं कि महिलाओं को हासिल करने में अच्छी खासी मशक्कत करनी पड़ेगी। और उसी देश में प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम पर कितने पैसे खर्च होते हैं, कैसे किए जाते हैं, कुछ भी पता नहीं चलता। खर्च करने की कोई सीमा तक नहीं मालूम। कभी 10,000 तो कभी 20,000 लाभार्थी विद्यार्थी लाइन में लगा दिए जाते हैं। आखिर प्रधानमंत्री के आसपास हमेशा भीड़ ही क्यों होनी चाहिए? कभी आपने सोचा है कि चुनाव में ऐसे कार्यक्रमों का मतलब समझ में आता है जब राजनीतिक दल अपने पैसे से इस तरह के आयोजन करती है, लेकिन चुनावों से पहले इस तरह के सरकारी कार्यक्रमों को राजनीतिक रूप क्यों बनाया जाता है? फिर एक देश एक चुनाव की बात क्यों करनी जब हर कार्यक्रम को चुनाव मानकर उस पर करोड़ों रुपए बहाए जाने हैं? अब जनता ऊब चुकी है तो सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से प्रधानमंत्री के सरकारी कार्यक्रमों में कुर्सियां भरी जाती हैं, उनसे ताली बजवाई जाती है। जाहिर है इन सब के बुलाने खिलाने पर भी पैसे खर्च हुए हैं। प्रशासन कई दिनों से लगा रहता है, इसका कोई हिसाब नहीं दिया जाता। प्रधानमंत्री मोदी जो कर रहे हैं वह कोई नया नहीं। दुनिया भर में इस तरह के कार्यक्रमों के पीछे के मनोविज्ञान पर अध्ययन हो चुके हैं कि किस तरह इसके जरिए आम जनता की सोच कैप्चर की जाती है। पूर्व आईएएस अधिकारी आशीष जोशी ने इसी संदर्भ में वॉल्टर बेंजामिन के 1935 के लेख द वर्क ऑफ आर्ट इन द एज ऑफ मैकेनिकल रिप्रोडक्शन पर एक टिप्पणी की है। इस लेख में बेंजामिन राजनीति के सौंदर्यीकरण के बारे में बात करते हैं कि राजनीति को भव्य और सुंदर बना दो। अंग्रेजी में इसे एस्थेटिसाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स कहा गया है। सरल शब्दों में ऐसे समझिए, आम जिंदगी में बदलाव नहीं, आर्थिक हालत खराब है मगर सरकारी कार्यक्रम इतना भव्य है, इतना सुंदर और दर्शनीय है कि उसे देखते हुए जनता भूल जाती है कि उसकी अपनी तकलीफ क्या है। इस तरह के इवेंट में जब हजारों लोग आते हैं और दूसरे हजारों लोग अपने घर पर बैठकर देख रहे होते हैं तो वे भी उसमें अपना चेहरा देखने लग जाते हैं। इस तरह से कैमरा और कार्यक्रम दोनों ही राजनीति को एक थिएटर में बदल देते हैं। इससे जनता की पहचान और सामूहिक गर्व की चाहत पूरी हो जाती है मगर उसकी असल जिंदगी में कुछ बदलता नहीं। बेंजामिन इसे और सफाई से कहते हैं, जनता अपने हालात से दूर होकर अपनी बर्बादी के सौंदर्य में खो जाती है। फांसीवाद जनता में यही बदलाव करता है, इसलिए हमेशा भव्यता का आयोजन करता है और हर आयोजन को भव्य बनाता है ताकि लोग अपने बारे में ना सोचें, राष्ट्रवादी प्रतीकों में उलझे रह जाएं, अपने नेताओं से उम्मीद करना छोड़ दें। बेंजामिन उस दौर में लिख रहे हैं जब फोटोग्राफी और फिल्म का तेजी से प्रसार हो रहा था, इंसान का कलाकृतियों से संबंध बदल रहा था। किसी पेंटिंग के सामने घंटों खड़े रहने के बजाय इंसान को फिल्मों की तेजी से बदलती हुई तस्वीरें दिखाई जा रही थीं, उसका देखना बदल रहा था। बेंजामिन के अनुसार फांसीवाद राजनीति को तमाशा, रस्म और भव्य दृश्यों में बदल देता है। ये जो सरकार है इसने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा, लाल किले के विशाल आयोजन, योग दिवस, परियोजना उद्घाटन और G20 जैसे भव्य समारोह इसी राजनीति के सौंदर्यीकरण के उदाहरण हैं। इनमें सरकारी पैसा और संसाधन भारी मात्रा में खर्च होते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? बेंजामिन की जो पेपर है वो उसको दर्शाता है और इनफैक्ट चरितार्थ करता है। शासन को भावनात्मक वैधता देना, नेता को इतिहास निर्माता के रूप में पेश करना, असली मुद्दों से ध्यान हटाना, राज्य की शक्ति और नियंत्रण का प्रदर्शन करना। इसका संदेश, मूल संदेश क्या है? तो महान सभ्यता के वारिस हो, राष्ट्र विश्व गुरु बनने की राह पे अग्रसर है और तुम इसके साक्षी हो। इस प्रक्रिया में जनता सत्ता से सवाल पूछने,
वाले नागरिक के बजाय तमाशबीन बनकर रह जाती है। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रमों पर कितने करोड़ बहा दिए जाते हैं आपको पता नहीं चलता। आप एक बीमारी के इलाज के लिए घर, जमीन सब बेच देते हैं। उस पैसे से आपके इलाज का खर्चा फ्री हो सकता है, लेकिन आप भी इस तरह से नहीं सोचेंगे। हर समय लगातार ऐसे भव्य कार्यक्रमों को देखते देखते इसी को भारत का विकास और जरूरी कदम मान बैठते हैं। अयोध्या में ही कितनी बार दावा किया गया कि इस बार की दिवाली में इतने लाख दिए जलाए जाएंगे, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आएगा। लेकिन उसी अयोध्या में दीपोत्सव की अगली सुबह गरीब बच्चे सरसों तेल जमा करते दिख जाते हैं। एक तरफ आप इस तरह की भव्यता में खो जाते हैं, फिर पता नहीं चलता उसी राम मंदिर के चढ़ावे से चोरी की भी योजनाएं बन रही हैं। भव्यता से सच्चाई नहीं बदलती, ना छुप जाती है, मगर लोगों के दिमाग पर असर कर जाता है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, ऐसा अब होने लगा है और लोग इसे ही सरकार का पहला काम समझ बैठते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रमों में 2014 से लेकर अब तक कितने पैसे खर्च हुए, इस सवाल का जवाब आपको पूछना चाहिए। यह जो तमाशा हर दिन आपके सामने पेश किया जा रहा है, विकास के उद्घाटन का नहीं है, बल्कि उस लोकतंत्र के समापन का है जहां हर बात की जवाबदेही हुआ करती थी, जहां हर पैसे का हिसाब दिया जाता था। पैसा खर्च करने से पहले प्रधानमंत्री सोचा करते थे, जिसका हर पैसा जनता के लिए हुआ करता था, ना कि प्रधानमंत्री मोदी की छवि चमकाने के लिए। आप उन लोगों से मिलिए जो जबरन ऐसे कार्यक्रमों में ले जाए जाते हैं। वे पब्लिक में नहीं बोल पाएंगे, लेकिन निजी बातचीत में बता देंगे कि उन्होंने वहां जो देखा वह विकास था या कुछ और, जिसे लोग बर्बादी कहते हैं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।